आज जो क्वेश्चन है हम सबसे पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये अगर हम समझ जाएंगे तो उसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नीचे दिए गए क्लीन दिल्ली क्लब के प्राप्त एवं भुगतान खाते से आय और व्यय खाता तैयार कीजिए। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको बनाने का रहा है। कब के लिए? तो 31 मार्च 2015 के लिए। और हमको क्या क्या दे दिया गया है, देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया गया है। और इसी रिसीव्ड एंड पेमेंट के अनुसार हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको बता ही दिए थे कि रिसिप्ट का आइटम को इनकम के साइड डालते हैं और पेमेंट का आइटम को हम एक्सपेंडिचर के साइड डालते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए क्या करते हैं, हम रेवेन्यू रिसिप्ट को सिर्फ लिखते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिर्फ लिखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, बैलेंस बीड यानी कैश दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस है ये। तो ओपनिंग बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता है तो हम छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फी, डोनेशन ये हमेशा होने वाला इनकम है तो हम इसको लिखेंगे। रेंट ऑफ होल भी हमेशा होने वाला इनकम है तो हम इसको भी लिखेंगे। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हम हमेशा नहीं विक्रय करते हैं यानी हमेशा नहीं बेचते हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। क्लियर है। डेली, वीकली या मंथली जो भी इनकम होगा हम लिखेंगे। और ईयरली के बाद जो इनकम होने वाला है ईयरली के बाद उसको हम छोड़ देंगे। सेम कंडीशन एक्सपेंडिचर का भी है। यहाँ भी डेली, वीकली या मंथली को हम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, सैलरी हमको मंथली मिलता है तो लिख देंगे हम इसको। रेंट भी हमको मंथली मिलता है लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे पेमेंट है तो मीन्स हम दे रहे हैं तो सैलरी हम हमेशा देते हैं तो लिखेंगे। रेंट भी हम मंथली देते हैं तो लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी हमेशा ही देना पड़ता है तो उसको भी लिखेंगे। टैक्स भी हमेशा देना पड़ता है तो उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे कहता है प्रिंट एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग खर्च और स्टेशनरी खर्च हमेशा ही होते रहता है तो इसको भी लिखेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस यानी छोटे मोटे खर्चे हमेशा होते रहते हैं तो इसको भी लिखेंगे। अब कह रहा है बुक्स परचेज, तो बुक्स तो हम साल में एक ही बार खरीदते हैं। जब भी हम क्लास चढ़ते हैं तो हमको साल में एक बार बुक खरीदना पड़ता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट बोर्ड्स परचेज, तो गवर्नमेंट से बोर्ड हम रजिस्टर्स भी एक ही बार करवाते हैं तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर कहता है फिक्स एसेट यानी संपत्ति को हम फिक्स कर रहे हैं यानी बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसको भी फिक्स कम से कम 4 साल, 2 साल, 5 साल, कम से कम में तो 1 साल, तो 1 साल ईयरली वाला को हम नहीं लिखते हैं तो छोड़ देंगे। फिर कहता है बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस, कैश हाथ में भी है और कैश बैंक में भी है तो इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसको भी छोड़ देंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं इसको सोल्व करने की तरफ। ये जो हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है उसके लिए हमको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है और कहता है कि इसके आधार पर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाइए। और इसका ईयर एंडिंग देता है 31 मार्च 2015 को, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हेडलाइन बना लीजिएगा किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉलम बनता है। क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा डेबिट, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट, DR और CR। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम रिसिप्ट आइटम में आते हैं। रिसिप्ट आइटम को किधर लिखा जाता है, इनकम साइड, और पेमेंट आइटम को एक्सपेंडिचर की साइड। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रेवेन्यू को और कैपिटल को चुन देना है। जो रेवेन्यू इनकम होगा उसको हम इधर लिखेंगे और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको हम इधर लिखेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम को हम छोड़ देंगे। तो सबसे हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि कैश को या बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को या क्लोजिंग बैलेंस को इसमें नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। एसेट्स को भी नहीं लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। सबसे पहले कैश दिया हुआ है तो कैश को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद का आइटम है मेरा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमेशा होने वाला आय है मेरा। सब्सक्रिप्शन क्या है, हमेशा होने वाला इनकम है तो इसको हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे और रेवेन्यू इनकम को हम इनकम के साइड दिखाएंगे। क्लियर है। तो जब भी इनकम के साइड आप कुछ भी लिखिएगा तो बाय का यूज़ कीजिएगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन।
कभी भी मिस्टेक से भी कैपिटल इनकम नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा फॉर्मेट मेरा गड़बड़ हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को लिखना है, इनकम साइड भी और एक्सपेंडिचर साइड भी। तो सब्सक्रिप्शन मेरा कितना दिया हुआ है, 22,200 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है मेरा, 22,500 दिया हुआ है, 22,500। उसके बाद का आइटम है एंट्रेंस फी। क्या बोलता है, एंट्रेंस फी। तो एंट्री फी मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम के साइड हम लिखेंगे। लेकिन ये देखना है कि क्या एंट्री हमको हमेशा होता है, तो हाँ एंट्री हमको हमेशा होता है, ये हमेशा होने वाला इनकम है, तो हमेशा होने वाला इनकम को हम इनकम साइड लिख देंगे, तो बाय एंट्री फी। ये डेली हो सकता है एंट्री फी। तो एंट्री फी कितना दिया हुआ है, 1250। एंट्री फी 1250 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है डोनेशन। तो डोनेशन भी हमेशा होने वाला इनकम है, डोनेशन भी क्या है, हमेशा होने वाला इनकम है, और जो हमेशा होता है उसको हम लिख देते हैं, और जो वर्ष में कभी कभी होगा उसको छोड़ देंगे, तो बाय डोनेशन। हमेशा होने का मतलब है कि या तो डेली हो सकता है या तो मंथली हो सकता है। डोनेशन कितना दिया हुआ है, 2500। डोनेशन मेरा 2500 मीन्स 2500। आगे कहता है रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल क्या कह रहा है, हॉल पे हमको रेंट मिल रहा है, यानी रिसिप्ट साइड है, तो मतलब हम रिसिप्ट कर रहे हैं, कैश मेरे हाथ में आ रहा है, तो रेंट भी हमको हर महीने मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, बाय रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल ये हमेशा होने वाला इनकम है, 750। उसके बाद है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं, ये तो इनकम है, लेकिन ये कैपिटल इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम हमेशा नहीं बेचते हैं, साल में एक बार या भविष्य में एक बार बेचते हैं इन्वेस्टमेंट को। क्लियर है, तो जो साल में एक बार या भविष्य में एक आध बार होता है, वो इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। अब आ जाइए पेमेंट साइड। पेमेंट साइड क्या कहता है, सैलरी। सैलरी हम पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सैलरी पेड कर रहे हैं, तो ये हमेशा होने वाला एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड आके दिखाइए, टू सैलरी। एक्सपेंडिचर साइड कुछ भी लिखिएगा, लिखने से पहले टू का यूज़ कीजिएगा। तो टू सैलरी, हम सैलरी कितना दे रहे हैं, 1500। पेमेंट का आइटम है, इसलिए हम सैलरी पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो खर्च है, और खर्च है इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद कहता है रेंट। रेंट भी हमेशा होने वाला खर्च है, रेंट भी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हम लिख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम छोड़ देंगे। तो रेंट हम कितना दे रहे हैं, 800। रेंट हम 800 दे रहे हैं। उसके बाद कहता है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बिल भी हमेशा होने वाला खर्च है, तो हमेशा होने वाला खर्च को हम एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे, तो टू इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मेरा कितना लगा, 3500। ध्यान से सिर्फ आइटम को समझिए कि कौन रेवेन्यू है और कौन कैपिटल है। कैपिटल को छोड़ देना है और रेवेन्यू को लिख देना है, ये हम बार बार कह रहे हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर क्या कहता है, टैक्स। तो टैक्स भी हमको हर महीने देना पड़ता है, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर का आइटम हो जाएगा, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे टू टैक्स। टैक्स कितना दे रहे हैं हम, 1700। टैक्स हम 1700 दे रहे हैं। उसके बाद कहता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मेरा खर्च हुआ उसको भी हम लिख देंगे, क्योंकि ये भी हमेशा होने वाला खर्च है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा कितना खर्च हुआ, 380। फिर क्या है, सैलरी एक्सपेंशन मतलब छोटा मोटा खर्च। तो छोटा मोटा खर्च हमेशा होते रहता है, तो हमेशा होने वाला खर्च को हम लिख देंगे टू सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस मेरा कितना है, 920। फिर कहता है बुक्स परचेस। तो बुक्स हम साल में एक बार खरीदते हैं, बुक्स बार बार नहीं खरीदा जाता है, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, छोड़ देंगे। फिर कहता है गवर्नमेंट बोर्ड्स परचेस। गवर्नमेंट बोर्ड्स भी हम बार बार नहीं खरीदते हैं, जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक बार खरीदते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और फिर है मेरा क्लोजिंग बैलेंस, इसको भी छोड़ देंगे। फिक्स कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखा जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब क्या कीजिए, आइटम जो भी अमाउंट है इसको जोड़ दीजिए, दोनों साइड का आइटम को जोड़ दीजिए। इधर जोड़े तो मेरा 2700 आया, इधर जोड़ेंगे तो 2700 आएगा, तो इधर भी 2700 आना चाहिए। देखते हैं इधर कितना आता है। इधर मेरा कितना आता है, जोड़िए। इधर जोड़े तो मेरा 8,000, सॉरी इधर 27,000 आएगा। इधर मेरा कितना आएगा, 27,000, और यहाँ पे जोड़े तो 8,800 आया। क्लियर है? तो यहाँ आने के लिए क्या करेंगे हम, 27,000 में 8,800 को माइनस कर देंगे। अब जो मेरा घट रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27,000 आया। अब 27,000 में क्या कीजिए, 8,800 को माइनस कर दीजिए, कीजिए माइनस। आप यहाँ पे कभी भी नहीं कीजिएगा, रफ साइड जाके कीजिएगा। कितना है मेरा, 18,200। अब देखिए घट किधर रहा था, एक्सपेंडिचर साइड। कहने का मतलब है कि इनकम मेरा ओवर हुआ और एक्सपेंडिचर मेरा कम हुआ, मतलब हम फायदे में हैं। मेरा खर्चा कम हो गया और आय ज़्यादा हुआ। तो हम जब फायदे में रहते हैं तो इधर क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। जब भी एक्सपेंडिचर की साइड घटेगा उसको हम टू सरप्लस से इंडिकेट करेंगे, यानी हमको लाभ हुआ 18,200। हमको लाभ हुआ कितना, 18,200। क्लियर है? इसको आप कभी भी रफ में कीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिखाइएगा। आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।